तो बायबैक ऑफ शेयर्स, बिल्कुल सेक्शन 68 समझ में आ रही है अपने को। अब सेक्शन 68 में हम शेयर्स का बायबैक करना सीख रहे हैं। हम हमारे खुद के शेयर्स मार्केट से परचेज कर रहे हैं और परचेज करने के बाद कैंसिल कर रहे हैं। चलो उसके एमसीक्यू को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 यह रहा हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड। मतलब क्या होता है कि जो हम बायबैक कर रहे हैं, तो जिन शेयर्स का हम बायबैक कर रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, वह किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमसे पूछ रहा है। तो हम जब अपने इक्विटी शेयर का बायबैक करते हैं और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो इसकी लिमिट होती है वह 25% से ज्यादा नहीं हो सकती है। 25% किसका? पैड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। तो अपने को देखना पड़ेगा 25% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पैड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो एग्रीगेट मतलब टोटल करना है किसका? पैड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो पैड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व को टोटल करो, उसका 25% निकालो। किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में आप इस अमाउंट से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ने से पहले अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को हिंदी में। किसी भी वित्तीय वर्ष में, भाई एक फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है, इक्विटी शेयर का बायबैक अधिक नहीं हो सकता है। तो किससे अधिक नहीं हो सकता है? 25% से अधिक नहीं हो सकता है। तो 25% किसका? चुकता पूंजी का और मुक्त भंडार का, मतलब फ्री रिजर्व का। चलो क्वेश्चन नंबर 17 हमें कहता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेब्ट इक्विटी रेशो। अब बायबैक जब हम करते हैं, तो जब कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर का बायबैक करती है, तो बायबैक के बाद जो डेब्ट इक्विटी रेशो की पोजीशन होना चाहिए वह 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डेब्ट इक्विटी रेशो निकालते कैसे हैं यहाँ? तो डेब्ट इक्विटी रेशो हम सब जानते हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। यहाँ इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड से है। शेयर होल्डर फंड कैसे निकालते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। पर डेब्ट कैसे निकालते हैं? तो यहाँ डेब्ट का मतलब होता है, डेब्ट इक्विटी रेशो में डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी से। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दोनों को शामिल किया जाता है। तो डेब्ट का मतलब, जब हम डेब्ट इक्विटी रेशो पढ़ते हैं रेशो एनालिसिस में, तो डेब्ट इक्विटी रेशो में हमने डेब्ट का मतलब क्या समझा? नॉन करंट लायबिलिटी से। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लिए जाते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग होता है। जब हम सेक्शन 68 की बात करते हैं और यहां पर हम डेब्ट इक्विटी रेशो निकालते हैं, तो यहां पर करंट लायबिलिटी को भी डेब्ट में इंक्लूड किया जाता है। या डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है टोटल डेब्ट्स अपॉन इक्विटी। डेब्ट अपॉन इक्विटी नहीं होता है, टोटल डेब्ट्स अपॉन इक्विटी होता है यहां पर। तो टोटल डेब्ट का मतलब करंट लायबिलिटी भी इंक्लूड हो जाएगी। तो सेक्योर्ड डेब्ट अनसेक्योर्ड डेब्ट के साथ करंट लायबिलिटी भी इंक्लूड हो जाएगी। तो ऑल ऑफ द अबव, इस पे हम टिक लगाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखते हैं। द बायबैक ऑफ द शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज इन अकॉर्डेंस विद द। अब मुझे बताओ, जब हम किसी शेयर्स का, जब हम अपने शेयर्स का बायबैक करते हैं, तो यहां पर सेबी की गाइडलाइन लगती है। तो सेबी का बायबैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन जो बना है वो कब बना है वो हमें पता होना चाहिए। तो यह बना है, इसके बनने की जो तारीख है वह सितंबर के महीने में बना था। मतलब ये कब पास हुआ वो बता रहा हूं आपको, 11 सितंबर 2018 को यह पास हुआ था। जो सेबी बायबैक सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2018 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कब पास हुआ था? 11/9/2018 को पास हुआ था। तो ये ध्यान रखना है अपने को। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सेबी का जो रेगुलेशन चलता है वो 2018
चलता है और इसके पास होने की तारीख भी मैंने लिख दी है 11 सितंबर 2018 को ये पास हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है नो ऑफर ऑफ बायबैक शेल बी मेट विद इन अ पीरियड ऑफ रिकंड फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक। मतलब एक बार जब आपने बायबैक कर लिया, उसके बाद आप जब बायबैक करते हो तो कितना समय आपको बीच में रखना पड़ेगा एक बायबैक और दूसरे बायबैक के बीच में। मतलब आप 1 साल से पहले बायबैक नहीं कर सकते। एक बार बायबैक हो गया तो अगला बायबैक 1 साल से पहले नहीं आ सकता है। तो आपको बीच में एक बायबैक और दूसरे बायबैक के बीच में कम से कम 1 साल का गैप देना पड़ेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर अ कंपनी बाइज back its shares or other specified securities, it shall maintain a register of the share of security so brought in। जब आप बायबैक करते हो तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म नंबर की कहानी बता चुका हूं, एक बार वापस से रिवाइज करा रहा हूं। एक होता है फॉर्म नंबर SH9। SH9 ये होता है आप डिस्क्लोजर ऑफ इंसॉल्वेंसी, मतलब हम डिस्क्लोज करते हैं कि हमारी इंसॉल्वेंसी बताते हैं। अच्छा, ये SH9 फॉर्म भरा जाता है, डिस्क्लोजर ऑफ इंसॉल्वेंसी कहलाता है। और यह हम किसको सबमिट कर देते हैं फॉर्म? अपन सेबी को भी सबमिट करना होता है और कंपनी के रजिस्ट्रार में भी अपने को क्या करना पड़ता है? ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी हमें सबमिट करना होता है। यह फॉर्म भरा जाता है बायबैक से पहले। फिर इंसॉल्वेंसी हमने बता दी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी बता दी, सेबी को भी बता दी, फॉर्म नंबर 9 भर के। फिर बायबैक होता है। अब बायबैक जब होता है ना, तो जितने भी शेयर्स हमने बायबैक किए हैं, जितने भी शेयर्स को हमने कैंसिल किया है, उन सब को के नंबर्स हमें बताने पड़ते हैं, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है और वह रजिस्टर कहलाता है SH10, फॉर्म SS10। तो यहां पर वो यही पूछ रहा है, जब हमने बायबैक किया इट शेल मेंटेन अ रजिस्टर्ड, तो हम जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है फॉर्म SS10 कहलाता है। क्या कहलाता है? अब आगे इसको क्या करेंगे? आगे इस फॉर्म के साथ हमें भाई मेंटेन करना है SH10। भाई हम बता देंगे बायबैक हो चुका है और इन नंबर के शेयर्स को हमने कैंसिल कर दिया है, वो सारी चीजें यहां लिख दी है अपन ने। अब ये जो फॉर्म है इसको अटैच करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 11 के साथ, और यह अटैच करने के बाद ये रिटर्न अपने को फाइल करना पड़ेगा सेबी के पास भी और ROC के पास भी। तो जब SS10 को हम अटैच करते हैं SH11 के साथ और सबमिट कर देते हैं ROC के पास भी, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास भी और सेबी के पास भी, वो फॉर्म जो रिटर्न भरने का होता है वो कहलाता है SH11। तो अपने को ये तीनों फॉर्म के विषय में पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो SH9 फॉर्म क्या कहलाता है? जो बायबैक से पहले भरा जाता है, डिस्क्लोजर ऑफ इंसॉल्वेंसी। SS10 क्या होता है? बायबैक के बाद हम बताते हैं कि भाई हमने इन नंबर के शेयर्स को कैंसिल कर दिया। फिर इस SS10 को हम अटैच करते हैं SH11 के साथ और ये फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, ये रिटर्न अपने को भरना पड़ता है। और इसके लिए हमारे पास होते हैं 30 डेज। हमें 30 दिनों के अंदर SS10 वाले फॉर्म को SH11 वाले फॉर्म के साथ अटैच करके सबमिट करना पड़ता है। किसके पास? सेबी के पास भी और ROC के पास भी। क्लियर? तो यहां पर पूछ रहा था भाई जितने भी शेयर्स आपने कैंसिल किए हैं उनके लिए आप कौन सा फॉर्म मेंटेन करते हो? तो हम फॉर्म नंबर 10 बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को वापस से समझाता हूं। जहां कोई कंपनी अपने शेयर को खरीदती है, वह इस प्रकार लाए गए शेयर या प्रतिभूतियों का एक रजिस्टर बना के रखती है, उसे कहते हैं SS10। अब भाई आप तो बना के रख लो SS10। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है अ कंपनी शेल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बायबैक। भाई कंप्लीशन मतलब बायबैक कंप्लीट हो चुका है, विद द ROC एंड सेबी अ रिटर्न रेगुलेशन रिलेटिंग टू द बायबैक इन। तो भाई मैं आपको बता चुका हूं कि जब बायबैक कंप्लीट हो चुका है, आपने SH10 फॉर्म पूरा मेंटेन कर रखा है, तो उसको
अटैच करके आपको जो भेजना होता है तो वो किस फॉर्म के साथ भेजते हो, फॉर्म नंबर SH11 के साथ सबमिट करना पड़ता है। कहां सबमिट करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में सबमिट करते हैं, और साथ में कहां जमा करना पड़ता है, सेबी के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अ कंपनी शेल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बायबैक file with the ROC and the SEBI a return relating to the buyback in form number SH11। तो भाई जो फॉर्म नंबर 10 था आपका, उसको फॉर्म नंबर 11 के साथ अटैच करके जो हम भेजते हैं, तो उसके लिए विद द कितने दिन मिलेंगे आपको, 30 डेज, विद द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक। मतलब जैसे ही आपका बायबैक कंप्लीशन हो चुका है उसके 30 दिन के अंदर आपको यह फॉर्म नंबर 10 फॉर्म नंबर 11 के साथ अटैच कर कहां भेजना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास और सेबी के पास भेजना पड़ेगा। तो यह बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि फॉर्म नंबर SH9 क्या है, फॉर्म नंबर SH10 क्या है, फॉर्म नंबर SH11 क्या है और किस प्रकार से यह प्रोसीड किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स इज नॉट अलाउड, अलाउ नहीं है। आप बायबैक के लिए कौन सा तरीका अपना नहीं सकते हो, वो तरीका बताओ कि कौन सी मेथड है जो बायबैक के लिए अपनाई नहीं जा सकती है। देखते हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस बिल्कुल अपनाते हैं भाई। बायबैक एक शेयर अगर हमारा 10 रुपए का है तो हम उसे कितने में खरीद सकते हैं, यह तय करने के लिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस को अपनाया जाता है कि मार्केट में हम कितने का ऑफर लाएंगे तो लोग अपने शेयर सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उसके लिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस ही अपनाई जाती है। बढ़िया बात है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ओपन मार्केट में जाओ, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपन ओपन मार्केट में जाके चीजें परचेस कर सकते हैं। यह भी बिल्कुल फेयर ऑफर है, सबके सामने चीज आ रही है, इसमें किसी भी प्रकार का फ्रॉड होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब ये बोल रहा है निगोशिएटेड डील्स मतलब होता है कि हर व्यक्ति आएगा शेयर होल्डर सरेंडर करने के लिए, आप उसे भाव-ताव करोगे, ऐसा नहीं होता है। आपकी एक स्कीम होना चाहिए, उसके हिसाब से ही बायबैक होगा। आप पहले से ही लोगों को बताओगे कि भाई हमारा ऑफर ये है कि हम 10 का शेयर 20 में परचेस कर रहे हैं, या 10 का 30 में परचेस कर रहे हैं, या 10 का 40 में परचेस कर रहे हैं। किसी का 10 का शेयर 15 में परचेस करना, किसी का 10 का 25 में परचेस करना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो निगोशिएटेड डील्स मतलब क्या होगा कि वक्त देखकर हम तय करेंगे किसका शेयर कितने में खरीदना है, यह नहीं कर सकते हो आप। तो यहां पर अपने से पूछ रहा था कि किस मेथड को नहीं अपना सकते हैं, तो नेगोशिएटेड डील्स नहीं अपना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। भाव-ताव नहीं कर सकते, बातचीत के साथ सौदा नहीं कर सकते, तो किसको अपना नहीं सकते, तो आप बायबैक बातचीत से सौदा नहीं कर सकते, भाव-ताव मोल भाव नहीं कर सकते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो यहां प्रैक्टिकल क्वेश्चन नजर आ रहा है, ध्यान से देखना। एस लिमिटेड, हमारी कंपनी का नाम है एस लिमिटेड, डिसाइडेड टू बायबैक, कंपनी डिसाइड कर रही है बायबैक के लिए 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। हम 2000 इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हैं, एक इक्विटी शेयर 100 रुपए का है, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, और बायबैक किया जाएगा 10% प्रीमियम पे। ठीक है, मतलब सीधी सी बात नजर आ रही है, 2000 इंटू 100 करते हैं तो यह हमारी जो कैपिटल कैंसिल करने वाले हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल जो हम कैंसिल करने वाले हैं 2000 इंटू 100, तो यह 2 लाख रुपए की कैपिटल हम कैंसिल करना चाहते हैं। और बायबैक जब आ रहा है तो हम 2 लाख की कैपिटल को कैंसिल करेंगे 10% प्रीमियम पर। तो प्रीमियम ऑन बायबैक कितना दिख रहा है, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक कितना आएगा 10%, मतलब 2 लाख का 10% 20,000। हम 2 लाख रुपए के शेयर्स मार्केट से उठाएंगे 2,20,000 देके। तो एक बार तो हमें एक अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा शिफ्ट करना पड़ेगा 2,20,000, इतने रुपए चाहिएंगे। ठीक है, अब यहां दिख रहा है कि ये जो 2 लाख रुपए है ना, इसे कहा जाता है कैपिटल गेप। जैसे ही आप
जैसे ही आप बायबैक करोगे तो कैपिटल में कमी हो जाएगी, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और जितने अमाउंट से कैपिटल डिक्रीज होती है उसे बोलते हैं कैपिटल गैप। कैपिटल गैप 2 लाख का है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इस कैपिटल गैप को भरना पड़ेगा। सेक्शन 69 कहती है कैपिटल गैप भरो, CRR बनाओ। अब यहां कह रहा है द कंपनी इशूड 15,000 10% प्रेफरेंस शेयर। कंपनी ने 15,000 10% प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, ठीक है। कंपनी ने यहां पर 15,000 इंटू 10, यह प्रेफरेंस शेयर इशू किए, मतलब कैपिटल गेप 15,000 इंटू 10 1.5 लाख से भरा गया। आपने इन शेयरों को प्रीमियम पे इशू किया है, तो इन शेयरों को, प्रेफरेंस शेयर को आप अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो प्रीमियम का जो पैसा है उससे कैपिटल गेप नहीं भराएगा, कैपिटल गेप कैपिटल से भराएगा। कैपिटल कितनी डिक्रीज हुई थी, 2 लाख। शेयर इशू करके कैपिटल कितनी इंक्रीज की, 1.5 लाख। अभी भी कैपिटल कितनी एक्सेस डिक्रीज नजर आ रही है, 50,000। तो 50,000 से आपको बनाना पड़ेगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आपको 50,000 से CRR बनाना पड़ेगा, ऐसा नजर आ रहा है। CRR 50,000 से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, 15,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो। एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का है, अपन 1.5 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। और प्रेफरेंस शेयर इशू जो कर रहे हैं वो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, 20% पर शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। मतलब एक शेयर 10 का है, 20% पर शेयर प्रीमियम है, मतलब 10 का 20% 2 रुपये प्रीमियम है। तो 15,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से हमें प्रीमियम का पैसा मिल रहा है, इसे कहते हैं SPR। अब ये जो 30,000 प्रीमियम के मिल रहे हैं, इशू करते समय इससे प्रीमियम क्रेडिट होती है, SPR अकाउंट क्रेडिट होता है 30,000 से, कैपिटल थोड़ा क्रेडिट होती है। तो बताओ कैपिटल कितनी डेबिट हुई, जब शेयर को कैंसिल किया 2 लाख, जब शेयर को इशू किया तो कैपिटल कितनी क्रेडिट हुई, 1,50,000। तो अभी भी हमें दिख रहा है कि कैपिटल डेबिट हुई 2 लाख और कैपिटल क्रेडिट हुई 1,50,000। अभी भी कैपिटल गेप नजर आ रहा है 50,000 का। तो फ्रेश इशू लाने के बाद भी अगर कैपिटल गेप नजर आ रहा है तो वो जो कैपिटल गेप नजर आ रहा है उससे हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 50,000 से बनाएंगे। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, द कंपनी हैज सफिशिएंट बैलेंस इन P&L अकाउंट। मतलब CRR बनाने के लिए हमें पैसा सोचने की जरूरत नहीं है, P&L पड़ा हुआ है। मतलब हम एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और कितने अमाउंट से एंट्री करेंगे, 50,000 से। एट द टाइम ऑफ बायबैक शेयर्स द अमाउंट टू बी ट्रांसफर बाय द कंपनी टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितना ट्रांसफर करेंगे, 50,000। 50,000 रुपए हम ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन वही है, वापस से एक बार समझा देता हूं। कंपनी का नाम एस लिमिटेड, हम अपना एक शेयर 100 रुपए का है और हमारे 2,000 इक्विटी शेयर को वापस खरीद रहे हैं, ठीक है। तो वापस खरीदेंगे तो 2 लाख रुपए की कैपिटल कम हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं कैपिटल गेप 2 लाख का होगा। कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा 2 लाख से। अब आप ये जो कैपिटल गेप है जिससे कैपिटल डिक्रीज हुई है उतना आपको CRR बनाना पड़ता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है। तो यहां मुझे अभी तक नजर आ रहा है कि मुझे CRR 2 लाख बनाना पड़ेगा, मुझे CRR 2 लाख बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 2 लाख बनाना पड़ेगा। अभी तक की पिक्चर ये नजर आ रही है। लेकिन अगर ये जो कैपिटल डिक्रीज हुई है, अगर मैं कोई इशू लाता हूं, नया इशू, लेकिन नया इशू इक्विटी शेयर का नहीं होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर का हो सकता है। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर का इशू लाता हूं और उस इशू में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाती है, मतलब कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो ये जो डिक्रीज है ना ये कम हो जाएगा, कैपिटल जो डिक्रीज हुई थी उसको इंक्रीज करके फुलफिल कर दो। तो हमने यहां पर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। अब प्रेफरेंस शेयर जो है 10% नाम है इनका, 15,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, और यह प्रेफरेंस शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का है।
तो 10 रुपए का प्रेफरेंस शेयर अपन 12 रुपए पे इशू कर रहे हैं, तो कैपिटल तो 10 रुपए से क्रेडिट होगी, तो 15,000 इंटू 10 से तो कैपिटल क्रेडिट होगी, और 15,000 इंटू 2 से प्रीमियम क्रेडिट होगा। तो प्रीमियम से मुझे मतलब नहीं, मुझे तो कैपिटल को इंक्रीज करना है। तो कैपिटल इंक्रीज होगी कितने से? 1.5 लाख से। कैपिटल डिक्रीज हुई 2 लाख, कैपिटल इंक्रीज हुई 1.5 लाख। अभी भी हमें 50,000 से कुछ क्रेडिट करना है, और वो कुछ क्या होता है? वो होता है CRR। CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पूंजी मोचन आरक्षित खाते को क्रेडिट किया जाता है। और ये जो रूल है, ये रूल कहां देखने को मिलता है? सेक्शन नंबर 69 में देखने को मिलता है। तो कितने रुपए से हम CRR को क्रेडिट करेंगे? पूरे 50,000 से क्रेडिट करेंगे। क्लियर? MCQ पैटर्न है, इसी तरह से बढ़ना है आपने को आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, अब यहां हमें दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए की, ठीक है, और हम इसका रिडम्पशन कर रहे हैं 5% प्रीमियम पर। मतलब कैपिटल गेप तो 2 लाख का ही होगा, हमें चुकाने कितने हैं? 2 लाख का 5% ज्यादा। तो 2 लाख का 5% ज्यादा मतलब 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000। 10,000 ज्यादा चुकाने, 2 लाख का 5% 10,000 होता है। तो हमें अगर हमसे पूछता है कि आपको कितना लिक्विडिटी अरेंज करनी पड़ेगी, तो मेरा आंसर होगा कि भाई 2 लाख की तो कैपिटल बायबैक कर रहा हूं, और 2 लाख का रिडम्पशन 5% प्रीमियम पे कर रहा हूं, मतलब 10,000 प्रीमियम के देने, तो मुझे टोटल 2,10,000 पे करने। तो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होगी, टोटल लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट अगर पूछता है तो मेरा आंसर होगा 2,10,000। लेकिन क्वेश्चन वापस से मुझे दिख रहा है CRR के ऊपर है, वो हमसे पूछ रहा है द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, हमें ये बताना है। तो सीधी सी बात है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मतलब पूरा दिमाग कैपिटल पे लगाओ, कैपिटल पे लगाओ। ये है इक्विटी शेयर कैपिटल, आपने 2 लाख की कैंसिल की, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई 2 लाख से। तो जितनी कैपिटल हमारी डिक्रीज हो गई है उसकी टेंशन लेनी है। तो हमारी कैपिटल 2 लाख से डिक्रीज हो गई है, टेंशन लेनी पड़ेगी। अब 2 लाख से कैपिटल डिक्रीज हो गई है तो 2 लाख का CRR बनाना है। लेकिन एक मौका अपन क्वेश्चन को देते हैं, एक मौका हम कंपनी को देते हैं कि जितनी कैपिटल डिक्रीज हो गई है उसे खत्म करने का एक तरीका होता है आप फ्रेश इशू ले आओ, उसमें कैपिटल क्रेडिट कर दो। तो जितनी कैपिटल आप क्रेडिट करोगे फ्रेश इशू लाके उतने से कैपिटल के भरा जाएगा। तो देखो यहां पर कंपनी इशू लाई है क्या? बिल्कुल लाई है। इक्विटी शेयर का बायबैक करने के लिए आप प्रेफरेंस शेयर का इशू ला सकते हो, ठीक है। तो बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अब प्रेफरेंस शेयर का इशू लाए हैं अपन, ठीक है। 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब हम जब प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो 1 लाख से तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी 1 लाख से। और इशू जब ला रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर का इशू 10% प्रीमियम पे ला रहे हैं, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। ये 10,000 से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होगा। तो बताओ कैपिटल बायबैक करते समय कैपिटल कितनी डिक्रीज हुई थी? 2 लाख। इशू करते समय प्रेफरेंस शेयर इशू करते समय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी क्रेडिट हो गई? कितनी कैपिटल इंक्रीज हो गई? इंक्रीज कितनी हो गई? कैपिटल क्रेडिट हो गई 1 लाख। अब बताओ कैपिटल डिक्रीज हुई थी 2 लाख, इंक्रीज हो गई 1 लाख से, तो अभी भी नेट डिक्रीज 1 लाख का आ रहा है, अभी भी नेट डिक्रीज 1 लाख का आ रहा है। उसे फुलफिल करने के लिए सेक्शन 69 कहती है, सेक्शन 69 कहती है कि आपको CRR बनाना पड़ेगा, आपको कंपनी के फ्री रिजर्व को ट्रांसफर करना पड़ेगा CRR में। तो यहां पर कैपिटल गेप 2 लाख का था, प्रेफरेंस शेयर के इशू लाने से 1 लाख भर गया, अभी भी 1 लाख का बचा हुआ है, तो CRR 1 लाख से बनेगा, 1 लाख से बनेगा। अब एक और चीज बता रहा हूं कि सेक्शन 69 में साफ तौर पे कहा गया, भाई जब हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं और जब हम इक्विटी शेयर का बायबैक करते हैं, पूरा चैप्टर एक सरी का जाता है, सारी एंट्री एक सरी की जाती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक सरी के होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि प्रेफरेंस शेयर का जब हम बायबैक करते हैं तो जो CRR बनता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं बनता है। लेकिन जब हम इक्विटी शेयर का बायबैक करते हैं, जब हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं, तो जो CRR बनता है वह सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं बनता है। लेकिन जब हम इक्विटी शेयर का बायबैक करते हैं तो यहाँ CRR सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से बनाया जाता है। यहाँ CRR बनाने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है,
सेक्शन 69 परमिशन देती है। मतलब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करो या इक्विटी शेयर का बायबैक करो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिमिलर होने वाले हैं, बस एक जगह अंतर है। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करोगे तो सीआरआर बनाओगे, रूल यही लगाओगे। वहां सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं बनता है। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते समय सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं बनता है। लेकिन बात इक्विटी शेयर के बायबैक की हो रही है, बात सेक्शन 68 की हो रही है, तो यहां पर जो कैपिटल गैप भरने के लिए जो सीआरआर बनाया जाता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से बनाया जा सकता है। तो अभी क्वेश्चन कह रहा है कि कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, तो बिल्कुल हम अमाउंट ट्रांसफर करने वाले 1 लाख। एक बार वापस से ध्यान से देखो कि भाई हम बायबैक कर रहे हैं 2 लाख का के इक्विटी शेयर का। अब वो बायबैक कितने पे भी कर रहे हैं, पर हमने अगर कैपिटल को 2 लाख से डेबिट कर दिया तो 2 लाख का कैपिटल गेप है। फिर हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए 1 लाख के। अब 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर कितने में भी इशू करो, ज्यादा में इशू करोगे तो जितना ज्यादा लोगे, ये जो 5% जो ज्यादा ले रहे हो उससे तो प्रीमियम क्रेडिट होगा। लेकिन 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो 1 लाख से तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। तो बताओ, कैंसलेशन में 2 लाख की कैपिटल डेबिट हो रही है और इशू के टाइम पे 1 लाख की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, तो अभी भी कैपिटल नेट डेबिट नजर आ रही है 1 लाख से, अभी भी कैपिटल गेप नजर आ रहा है 1 लाख से। इस कैपिटल गेप को भरने के लिए सेक्शन 69 कहती है कि आप पूंजी मोचन आरक्षित निधि बनाइए, उसमें अमाउंट ट्रांसफर कीजिए और यह ट्रांसफर करेंगे अपन 1 लाख रुपए। क्योंकि बायबैक करने से कैपिटल गेप 2 लाख का नजर आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर का इशू लाने से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख से क्रेडिट हो रही है, तो अभी भी कैपिटल गेप 1 लाख का है। उसे फुलफिल करने के लिए हमें सीआरआर बनाना होगा और यह 1 लाख से बनने वाला है। बिल्कुल क्लियर। मतलब एग्जाम में सीआरआर का क्वेश्चन आ जाए तो अब हम कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमने एक बहुत बढ़िया चैप्टर सेक्शन 68 बायबैक ऑफ शेयर, सेक्शन 69 अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसको ढंग से समझा। और जो लीगल जितनी भी इसकी प्रोसेस होती है, किस तरह से बायबैक आता है, जो लीगल प्रोविजंस हैं, उन सबको अपन समझ चुके हैं। तो इसी के साथ अपना बायबैक ऑफ शेयर्स समाप्त होता है।